ये तो मैं बता दे बस आप अपनी लड़का जुड़ते रहेंगे, अभी जुड़े नहीं आते हैं, एक दो लड़के आते हैं, 2 4 6 आ जाते हैं। कान वाला सिस्टम नहीं है हमारे पास, तो आप केवल बोलते रहिए, इसमें आवाज आएगी बस। हाँ तो बच्चों, आज आप लोगों की आदरणीय मुख्यमंत्री योजना जो अभ्युदय की है उस पर इंग्लिश की ये पहली क्लास है। मैं DK सिंह, ये इंटर कॉलेज बांदा से। हालांकि क्लास मुझको कल शुरू करनी थी, लेकिन कुछ समय का मिस टाइम हुआ, जानकारी होने के बाद भी ये काम शुरू नहीं कर पाए। आज भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड नहीं है, और कल वह अरेंज कर दिया जाएगा। फिर भी वाइस आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर कुछ महत्वपूर्ण बातें, ऐसी बातें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, उसी पर एक छोटी सी चर्चा करूंगा। हमारे पास स्टडी मटेरियल आज के समय में बेटा बहुत है, इतना ज्यादा है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आखिर हमको फोकस किस बात पर है, हमको पढ़ना क्या है। और जब सिलेक्टेड स्टडी होती है तो निश्चित रूप से उसी का एक फायदा होता है। और एक छोटा सा प्रयास मैं करता हूँ, आज की क्लास को इंट्रोडक्टरी क्लास ही आप मानकर चले, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भले नहीं है, लेकिन हमने पहले से ही इतनी तैयारी कर रखी है, इतना पढ़ रखा है, ये मैं मानता हूँ, और उसी पर हम चर्चा करते हैं। और आज मैं ग्रामर बेस पर आने के पूर्व तो आपके पूर्व ज्ञान को टेस्ट करने का पूरा प्रयास करता हूँ। बच्चों, ग्रामर पढ़ने के पहले हमें लगता है कि हमें लैंग्वेज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज को हम नहीं पकड़ेंगे, भाषा को हम नहीं पकड़ेंगे, तो ग्रामर पर एकाएक फोकस करने की वैसे ही है जैसे हमारा स्वस्थ शरीर है, हम बहुत खूबसूरत हैं, और उसको जो हमारी साज सज्जा होती है वो तभी काम करेगी जब आप पहले से ही स्वस्थ है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, उसके बाद बहुत अच्छा सा पैंट शर्ट पहनते हैं या कोई अपने मन का वस्त्र पहनते हैं, तो आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसा ही मैं मानता हूँ कि लैंग्वेज का हमको पूरा भाषा पर हमारा पूरा कमांड होना चाहिए। फिर ग्रामर का बड़ा आनंद होता है। ग्रामर उसका आभूषण प्रदान करती है, ग्रामर उसको खूबसूरत बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है, और फिर वही हमको आनंदित करने का है। भाषा के बारे में आपको मैं छोटा 2 मिनट की बातें आज मैं बताता चलूंगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वॉइस, वाच्य, उस पर हम पूरी तरह से कल फोकस करेंगे। आज मैं वहां तक आपको ले चलूंगा धीरे धीरे, जिससे कि आपके मन के अंदर की उत्कंठा जो पढ़ने की है वो जगे। थोड़ा सा जो आपके पास स्टडी मटेरियल है उसका आप यूज करें। आपके पास यदि से किसी भी प्रकार की कोई ग्रामर बुक है, उसको एक बार आप सहेजें, उसको आप पढ़ें। NDA और CDS जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर हम जब जाते हैं तो फिर हमको सिलेक्टिव स्टडी पर फोकस करने पर तभी मदद मिलेगी। मैं भी लैंग्वेज के बारे में चर्चा कर रहा था, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको मैं कोई बातें बताने के पीछे मेरा मतलब यह है कि आपको समझ आए भाषा और भाषा का व्याकरण कितना मनोरम और महत्वपूर्ण है, और कितना जानना हमको आवश्यक है। जब आप बहुत छोटे बच्चे के संपर्क में आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, या पता ही नहीं चलता कब हमने अपने समाज के आगे पीछे बोलने वाली भाषा को बोलना सीख गए। जिस वातावरण में हम रहते हैं, इस वातावरण में हम पले और बढ़े हैं, कब हमने उस भाषा को अंगीकृत कर लिया हमको पता ही नहीं चलता। मीन्स ये एक नेचुरल प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा है,
और वो छोटे छोटे पैरों पे चल रहा है, और आपको जब वो बोलता है टू 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 बोलता है ना, आप अपने से जान जाते हो कि कुछ खाने के लिए मांग रहा है। इसी प्रकार से पानी के लिए आमतौर पे, जैसे हम लोग बांधा में रहते हैं, बांधा के गांव में, इधर के अपने गांव में देखते हैं, छोटे बच्चे का पहला ही उच्चारण होता है मम्मा। तो मम्मा से हम लोग जान जाते हैं कि ये पानी मांग रहा है, और आप उस बात को समझ जाते हो, जबकि उस जरूरत से पानी उसने नहीं बोला, उसने ये नहीं कहा कि मुझको पानी दीजिए, या अगर व्याकरण की भाषा में, ग्रामर की भाषा में बोले कृपया मुझे पानी पिलाइए, ऐसा तो नहीं बोला। ये भी नहीं कहा कि मुझको महोदय मुझको भोजन दे दीजिए, मुझको भूख लग रही है। उसने सिर्फ तुर्तु कहा और आप समझ गए। मैं बताने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि जब मनोभावों को कम्युनिकेट किया जाता है, जब हम एक दूसरे के जो संवाद जो स्थापित हो रहा है उसको समझने में सक्षम हो जाते हैं, भाषा का सिर्फ और सिर्फ यही कार्य होता। बाद में भाषा परिमार्जित होती, बच्चा बड़ा होता, वो अगल बगल अपने पूरे वातावरण में सुन रहा होता, तो जिन शब्दों को सुनता है सबसे पहले अपने मतलब के शब्दों को बड़ा जल्दी जल्दी पकड़ता है, और बड़ी जल्दी जल्दी पकड़ने के बाद उसी को दोहराने का प्रयास करता है, और कब वो दोहराना सीख गया उसको भी पता नहीं चलता, और एक अच्छी खासी भाषा का प्रयोग वह करने लगता है। सबसे पहले वो अपने समाज की ही भाषा को सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आज से कुछ दिनों पहले एक छोटा सा बच्चा आया हम लोगों के संपर्क में, 6th क्लास में एडमिशन के लिए आया, काफी गांव देहात का बच्चा था। वो जब आया तो उससे प्रश्न किया गया, इसको आप जब समझेंगे तो आप मेरी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि मैं समझाना आखिर आपको क्या चाहता है। आशा हमको कहां से कहां लेकर आती है, बाद में व्याकरण की बात आती है, और व्याकरण की बात आएगी तो चर्चा भी होगी। वो बच्चा जब आया तो उससे प्रश्न पूछा गया कि आप अपने गांव में रहने वाले 5 पशुओं के नाम बता दें। छोटे बच्चे होते, मौखिक टेस्ट होता है, उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि उस बच्चे की कुछ जानकारी हमको मिल जाए, और निश्चित रूप से उसमें भाषा का ही मौखिक प्रयोग हो, उससे समझ आ जाती है कि इस बच्चे को कहाँ तक समझ है, कितनी इसके पास जानकारियां एकत्र हैं, और यथाउचित क्लास में उसका एडमिशन हो जाता है। ये कहिए कि बच्चे के एक लेवल जानने के लिए कि मेथड। उस बच्चे ने जो उदाहरण जो भी दे रहा था, उस बच्चे ने जो प्रश्न का उत्तर दिया, उसने सबसे पहले बोला भैंसियाना। कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के टीचर होते हैं, कोई मेरठ का है, कोई शाहपुर का है, कोई जालौन का है। तो जब भैंसियाना बोला, गैना बोला, तो निश्चित रूप से उनको ये लगा, भाषा का मैं वैल्यू बता रहा हूँ आपको, भाषा है क्या। तो उनको ये लगा कि ये कौन सा जानवर है। लेकिन जो अपने बुंदेलखंड से जुड़े हुए लोग हैं, अपने अगल बगल जो लोग रहते हैं, वो समझते हैं इस बात को, और उन्होंने इस बात को अच्छे से समझा कि नो 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 नो, ये जो बचाना बोल रहा है तो पहलो, ये गैना बोल रहा है काऊ। ओ ये बात है। अब ऐसे अगर हम भैंस और गाय का उच्चारण करेंगे तो हिंदी भाषी राज्यों में क्या दूर दूर तक लोग जान जाएंगे, जो हिंदी बोलना नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा बहुत हिंदी समझते हैं, वो जान जाएंगे कि 5 पशु में। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे जो वातावरण से बच्चा जहां जन्म लेता है, वहां से वहां की लोकल लैंग्वेज को सीखकर वो चलता है। उसके बाद जब उसका लेवल थोड़ा सा अप होता है, फिर उसी बात को वो बोलता है भैंस, गाय, बकरी वगैरह वगैरह वगैरह। डेली लाइफ में हम अपने बहुत सारे ऐसे शब्दों का घर में प्रयोग करते हैं, जो हमारे गांव में दादा दादी के सानिध्य में हमने जो सीखा, और उनको हम समझे, और उन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, हमारे घर के बच्चे सब जानते हैं।
लेकिन उन्हीं शब्दों का प्रयोग जब हम दूसरी जगह करते हैं तो उनको समझने में कठिनाई होती है। लेकिन क्या है, भाषा अपना काम कर रही है, वो हमको कम्युनिकेट कर रही है, एक दूसरे को समझने में पूर्णतया मदद कर रही है। यहाँ से भाषा ग्रास रूट से प्रारंभ होती है। उसके बाद जब हम लोग आते हैं और आने के बाद जब थोड़ा सा अपने वातावरण में ग्रुप में मिलते हैं, क्लास में मिलते हो, तो क्लास में 30 से 40 बच्चे आप मिलते हो और आपस में जब बोलना शुरू करते हो, एक सलीका प्रदान होता है। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से बात करूं। अपने टीचर से आप बोलते हो, मे आई कम इन सर, उसको अच्छा लगता है। आप अपने फ्रेंड से बोलते हो, प्लीज गिव मी योर बुक, और वगैरह वगैरह, कितने अच्छे शब्दों से बोलते हो। बोलने का तरीका, सलीका से, भाषा वही है, लेकिन अब आपने एक सलीका सीखा, एक तरीका सीखा, और यहाँ से व्याकरण का प्रारंभ आपके जीवन में हो जाता है। और व्याकरण कितने आसानी से और कितने धीरे से आपके उसमें आती है। वह जो भाषा जो अभी एक दूसरे को आसानी से समझ आ रही थी, लेकिन तीसरे या चौथे को प्रॉब्लम हो रही थी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती है और आपके व्यक्तित्व में अपने आप निखार आने लगता है। अगला जो सुनता है वो कहता है, क्या बोलता है, कितने अच्छे से बात को कहता है। ये कमाल है हमारे ग्रामर का। और अब इंग्लिश ग्रामर में बड़ी जल्दी से हम आ जाते हैं। जब आप इंग्लिश के ग्रामर पे आते हो तो सबसे पहले आपने सेंटेंस को पढ़ा है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपने देखा, अभी हम पहले अल्फाबेट अक्षर पढ़ रहे थे इंग्लिश के जो 26 होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मैं क्लास को आगे पढ़ाऊंगा, ब्लैक बोर्ड का अभाव है, इसलिए मैं आपको बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जब 26 लेटर पढ़े, 26 लेटर जब पढ़े, तो उसके बाद ओके 2 मिनट के बाद हाँ, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बता रहा था कि 26 लेटर के बाद जब जाते हैं तो आपने देखा कि 2 या 2 शब्दों दो या 2 से जब ज्यादा लेटर को मिलाया तो आपने वो वर्ड बोला। इसी प्रकार से 2 या 2 से ज्यादा जो वर्ड में तो सेंटेंस बोला, और सेंटेंस को आपने पढ़ा। सेंटेंस पढ़ने के बाद आप पार्ट ऑफ स्पीच पर आए। पार्ट ऑफ स्पीच पर आपने पढ़े जो हमारा कथन है, जो भी हमारा कथन है, जो भी हम बोलते हैं या जो भी हम सुनते हैं, उस पर आपने देखा कि उसको आपने पार्ट में जब पूरे स्पीच को किया तो उसमें आपने देखा कि नाउन ये है, प्रोनाउन ये है, एडजेक्टिव ये है, वर्ब ये है, एडवर्ब ये है, प्रीपोजिशन ये है, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। इस तरह से आपने पढ़ा। पढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज बिल्कुल ताकीद कर दूं, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज का पूरा बोध आपको होना आवश्यक है। कॉन्फिडेंटली आपको ये चीज, बातें बहुत छोटी हैं, यही 6th क्लास में पढ़ते हैं, यही 7th क्लास में पढ़ते हैं, यही 8th क्लास में पढ़ते हैं, यही 9th में, 10th में, 11th क्लास में, यही पढ़ते, इसके अलावा कुछ भी दूसरा नहीं पढ़ते। लेकिन है क्या कि उनको बार बार पढ़ने की बात कही जाती है। आज भले ब्लैक बोर्ड नहीं,
भले उसको वाइस पढ़ाना है, लेकिन उसको लगता है कि मैं इन सब चीजों को आपको बताऊं, आप अपनी बुक पर देखें बार बार, आपको ये देखना है। वे तो एक छोटी सी डेफिनेशन है शुरुआत से पढ़ाई के, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, संज्ञा उसको कहते हैं, स्थान किसी का नाम, कोई वस्तु। सिंपल है, आपको लगता है ना वो सिंपल है, लेकिन इसका आपको बराबर बोध होना चाहिए, वहां अब कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रोनाउन, शब्द पे जाओ, प्रोनाउन, अरे नाउन का जो प्रो, नाउन के बदले में शब्द प्रयोग किए जाते हैं, दैट इज प्रोनाउन। हाँ, उदाहरण के रूप में एक एग्जाम्पल देता हूँ, लास्ट इंग्लिश की बात, हिंदी पूरा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मीडियम आपका भी हिंदी है मान के मैं चल रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी जानकारी नहीं हो पा रही कि कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं किन के लिए पढ़ाने आया, लेकिन मैं मान के चलता हूँ। वह केला खाता है, क्या खाता है? केला। उसके पहले अगर हम बोले राम केला खाता है, राम ईट्स द बनाना, राम केला खाता है। इसके बाद हमने आपसे पूछा केला कौन खा रहा है, आपने कहा वह केला खाता है, या राम केला खाता है। तो जब राम केला खाता है, उसमें जब राम का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में आया, कथन के रूप में आया, नाउन, राम यहाँ पर क्या है? नाउन। और जब सेंटेंस प्रो, उसके बदले में जिस शब्द का प्रयोग आया, वह केला खाता है, कौन केला खाता है? वह कौन केला खाता है? राम। राम ये क्या है? नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन। जैसा यहाँ पर एक नाम है राम, और राम के बदले में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया? वह, ही। तो जब राम के बदले में ही का यूज आया, तो के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा, किसके स्थान पर? प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर नाउन का जो प्रो, वो है ही, यहाँ ही हुआ प्रोनाउन, और राम जो हुआ वो हुआ नाउन। बस एक छोटा सा उदाहरण लेके फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि फिर आपको काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपने अच्छे से पढ़ा, मैं मान के चलता हूँ। जब आप पूछेंगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। एडजेक्टिव, गुण, क्वालिटी, कलर। अभी किसका गुण, कलर आखिर किसका डिफाइन करना है, किसके बारे में बताना है, कलर किसका है, गुण किसका है, वगैरह वगैरह। ये नाउन और प्रोनाउन का वो जब वो क्वालिफाइड करेगा, उसका जो क्वालिटी बताएगा, तो कलर बताएगा, हिंदी में जब बोलते थे गुण के बारे में बताएगा, उसकी विशेषता के बारे में बताएगा, क्या उसकी विशेषताएं, ये सारा का सारा हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं। और ये सब कहाँ से आता है? ये कथन में होता है। कोई भी सेंटेंस बोला जाता है या सुना जाता है, उस पर हम ये देखते हैं कौन सी चीज कहाँ पर है, कैसा इसका यूज करना है, ये नाउन है कहाँ, प्रोनाउन है कहाँ, एडजेक्टिव कहाँ है, और वर्ब, वर्ब वगैरह में तो कुछ होते हैं। कुछ भी हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, सोना, जगना, खाना, पीना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, सारा का सारा ही वर्ब है। और जब वर्ब है, तो जब हम इसको ग्रामेटिकल आगे पढ़ते हैं, काल के स्वरूप में, टेंस अकॉर्डिंग टू टेंस, जब इसका हम डिफरेंशियल करते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद में टर्न टू वर्ब। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? बताइए। तो कोई भी नई चीज पढ़ने के पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी बननी होनी चाहिए। जानकारी ऐसी हो कि एक शब्द निकले और आपको समझ में आ जाएगा, ओ ये बात है, ये तो अच्छे से
बहुत मतलब कॉन्क्रीट नॉलेज होना चाहिए इसके बाद। फिर एडवर्ब, अरे वर्ब में एड शब्द का प्रयोग यहाँ पे लगा हुआ, जैसे नाउन में आ गया प्रो नाउन लगा हुआ था के स्थान पर एड, एडवर्ब जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं है, वहां पर के बदले में था, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाना है कुछ भी, वो नाउन का जो जो भी है वो नहीं रहना है, उसके स्थान पर जिस वर्ड का प्रयोग हुआ वो प्रोनाउन हुआ। यहाँ पर क्या है, एडवर्ब, उनमें जुड़ना है। वेरी सिंपल है। जब ये चीज जब इस चीज को आप समझ जाओगे तो आपको समझ पूरी तरह से आ जाएगा, उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब प्रीपोजिशन, पोजीशन और प्री, है ना, जो भी पोजीशन होगी, किसकी पोजीशन, नाउन या प्रोनाउन की, और उसकी जो पोजीशन है उसके पहले उस शब्द का प्रयोग आना है जिसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे हिंदी बोलते हो कि मेज के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, सामने, पीछे, अंग्रेजी बोलते बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, अंडर, इन, अगर गतिमान है तो इन टू वगैरह वगैरह प्रीपोजिशन पढ़े कि नहीं, अमंग, बहुत सारे ऐसे। लेकिन ये जितने भी प्रीपोजिशन है इनका यूज आपने किया है नाउन या प्रोनाउन के स्थान के पूर्व, वस्तु के पहले, उनके नाम के पहले। सारी बात समझ में, और नहीं आती है तो उसको आज दोहराइए, उसको देखिए, खासतौर से ऐड का यूज देखिए कहाँ पर होता है, अवे कहाँ पर होता है, बिहाइंड तो आप तुरंत समझ जाओगे। ऐसे कोई चीज समझना है आपको, सामने, इन फ्रंट ऑफ, समझ जाओगे। टेबल के ऊपर है कोई चीज, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, पॉकेट में कोई चीज रखी है, आप बोलते हो इन पॉकेट, अगर कोई चीज उठा के रखते चलो इन माई पॉकेट। गतिमान अवस्था पर कोई चीज कोई है, आप बोलते टू, वही करते हो कि नहीं करते हो, खूब करते हो। आ रही बात समझ में? उसी प्रकार से कंजक्शन, जी सर आ रही। जब सबको हम जोड़ते हैं तो कंजक्शन, सबको कैसे जोड़ते हैं, सेंटेंस को भी जोड़ते हैं। और उसी प्रकार से इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में थोड़ी छोटी सी बात एक समझने की है। अचानक आपके मन में जो भाव आया, अचानक प्रसन्नता का भाव भी हो सकता है, खुशी, बड़ा आनंद में है, और वो भाव दुख का भी हो सकता है। उस पर अचानक जो हमारा रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है, उस पर उसके लिए जो शब्द हम यूज करते हैं, इंटरजेक्शन। आमतौर पे आप बोलते हो बड़ा पसंद हुआ, ओ इतना नंबर मिला उसको, और ये तो अमेरिका ही, वाह। कहीं कोई घटना होती है, आपको अचानक समझ में आती है, आपके मन में जब दुख का भाव पैदा होते हैं तो आपको अरे दोनों रूप में होता है, ऐसा कैसे हुआ। ये पार्ट ऑफ स्पीच में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको जानकारी है, आपके बारे में लोग भी जानते हैं। इसी तरह से ये तो पार्ट का जो उसमें जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें उसको हमने जाना, लेकिन वाक्य में दूसरी तरह की चीज हमको जाननी रहती है। उसमें यह जानना रहता है कि आखिर हमारे सब्जेक्ट कौन सा है, कर्ता, रिमाइंड करा रहा हूं, इसका कर्म क्या है, जो कार्य को संपन्न करता है। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि राम केला खाता है, उसमें केला कौन खाता है, हम लोग लगाइए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, राम करता। लेकिन राम कर क्या रहा है, उसका कर्म क्या है, क्या कर रहा है,
कौन शिकार को संपन्न कर रहा है? केला तो खा रहा है, केला को पकड़ खा रहा है, खा रहा है। खाना हो गया क्रिया, जिसको वर्ब बोलते हो। केला हो गया उसका ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हो गया उसका राम। उसके बाद भी फिर आप अदर वर्ड नाना प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी जानकारी करते हो, ये हो गया। इसके बाद फिर आप पढ़ते हैं कि जो सब्जेक्ट है इसका नंबर क्या है। सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर, जानना बहुत जरूरी। सिंगुलर नंबर बहुत सिंपल बातें बता रहा हूँ। एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन, ठीक, आप ये जान लिया। इसके बाद फिर जानते हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका जेंडर क्या है। ये फेमिनिन जेंडर है, मस्कुलिन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है। पढ़े हैं आपने, अच्छे से पढ़े हैं। इनको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मस्कुलिन जेंडर आप नहीं जानोगे तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि राम और सीता में क्या फर्क है। और राम और सीता में जो फर्क आप जान जाओगे तब आपको पता चलेगा कि जहाँ पर राम का यूज किया है उस जगह पर हम ही का यूज करेंगे, और जहाँ सीता का वर्ड आएगा वहां पर सी का यूज हम करेंगे, और बाकी इट का प्रयोग हम करेंगे आवश्यकता आने पर। ये बात आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद जब अपने के लिए यूज करते हैं तो ही के साथ हिम करते हैं, ही के साथ हर का यूज करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। अभी जब वॉइस पढ़ोगे तो जिसकी इम्पोर्टेंसी आपको समझ में आएगी, इसलिए तो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कट 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 और आगे निकल जाएंगे। तो आपने नंबर जान लिए, आपने जेंडर जान लिया। अब उसके बाद फिर आता है आपको टेंस पढ़ने का समय, काल पढ़ने का समय। टेंस में ये जो पूरा समय है इसको 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 वितरण किया गया, काफी ग्रामेटिकल ढंग से उसका एक नियम है, नियम के हिसाब से। उसके पहले मैं आपको बता, पूरे समय को बांटा गया है, उनको खूब अच्छे से पढ़ाया बताया भी जाता है। जो गुजर गया पास्ट, जो आएगा फ्यूचर, और अभी हम लोग जो कर रहे हैं प्रेजेंट। बात कहोगे क्या आएगा? जो आएगा तो आएगा, लेकिन ये सब आपको पढ़ना है कथन में। जो बोला जाएगा, जो लिखा जाएगा और जो सुना जाएगा, उस पर ये आपको डिवीजन करना है कि किस समय के लिए ये बात कही गई है या सुनी गई है, आपके द्वारा सुनी जाए, मेरे द्वारा सुनी जाए या पढ़ी जाए। इन्हीं तो माध्यम है, इसके अलावा कोई चौथा माध्यम है क्या? या तो कोई कहेगा तो हम सुनेंगे, या कहीं कोई चीज लिखी पढ़ी है तो उसको पढ़ेंगे, फिर भाई लिखेंगे तो पढ़ेंगे, ये जो पढ़ा है उसको लिखेंगे। जो आप कहेंगे वो मैं सुनूंगा, जो मैं कहूंगा वो आप सुनोगे, तो इसके अलावा कोई माध्यम नहीं। अब उसमें ये दिखा जाता है कि जो ये लिखा गया है, जो ये कहा गया है कि किस कालखंड में घटना घटित हो रही है, समझने के लिए है, दिमाग पढ़िए। राम केला खाता है, काफी देर से इसी सेंटेंस को लिए चले आ रहे हैं हम लोग, लेकिन जब भी बोलते हैं राम केला खाता है तो आप जब मैं पूछूंगा तो आप ये कहोगे घटना तो वर्तमान में घट रही है, इसलिए प्रेजेंट टेंस है। क्यों सही? कल भी यही बात अगर हम लोग पढ़ रहे होंगे, मैं बोलूंगा राम केला खाता है, तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे सर ये तो राम केला खाता है, ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि घटना कब घट रही है? वर्तमान काल में घटना घट रही है, प्रेजेंट में घटना घट रही है, प्रेजेंट टेंस है। अगर यही पे मैं बोल दूं कि राम केला खाता था, घटना तो घट चुकी, जी सर। केला खाएगा, ऐसा बोलेंगे ना तो बात तो फिर वही हो जाएगी ना। तो कहने का मतलब कि जो लिखा गया है या जो आप पढ़ रहे हो
तो जो बोला जा रहा है, जिसको आप सुन रहे हो, उसको देखना है कि ये घटना, ये जो कथन है, ये किस काल चक्र में घटना घट रही है, किस समय में घटना घट रही है, उसके हिसाब से हम टेंस का डिवीजन करते हैं। अगर घटना पास्ट में है, यानी घटना ये गुजर चुकी है, घटना ये संपन्न हो चुकी है, घटना ये पूर्ण हो चुकी है, ऐसा भाव है, तो वो भूतकाल में होगा, पास्ट टेंस में होगा। अगर ये घटना अभी वर्तमान में घट रही है, जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो लिखा है, ये सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। और आगे जो भविष्य में होगा वो फ्यूचर में होगा। इसके बाद फिर प्रत्येक कालखंड या प्रत्येक टेंस को उसके चार चार भागों में बांटा गया है। आपको भी पता है, डेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट को आपने पढ़ा होगा, उसके नाम ही से आप शब्द के जब अर्थ निकालते हैं, उसी से आपको समझ आ रहा है अच्छी तरह से। इनडेफिनिट, जो डेफिनेट नहीं है, अनिश्चितता है, कुछ घटना में अनिश्चितता है, जिस कथन में अनिश्चितता है। मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने अभी पढ़ाना पूरी तरह से बंद नहीं किया। अगर घटना में अनिश्चितता है तो वो इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में क्या है कि वो निरंतरता, कार्य का जारी रहना, कंटिन्यू है। अगर आपका कथन या कथानक कंटिन्यूअस तब होगा अगर वो जारी रखना इस बात को बताता है, उससे आपका ये बोध होता है। जैसे आप अभी इंग्लिश क्लास को पढ़ रहे हैं, तो जब इंग्लिश क्लास को पढ़ रहे हैं, ये आपकी कंटिन्यूटी को बताता है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा कथन कंटिन्यूटी को बताता है। ये किसी भी कालखंड में होगा, तो हमने पहले से निश्चित कर लिया। जैसे मैं पढ़ा रहा था, तो पहले आपने जाना कि ये किस कालखंड की बात हो रही है। मैं पढ़ा रहा था, आपने तुरंत अपने माइंड को एडजस्ट किया और आपको तुरंत समझ में आ गया ये घटना तो घट चुकी है, यानी गुजर चुकी है। तो पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में जब आपने देखा अब क्या हो रहा है, मैं पढ़ा रहा था, यानी कंटिन्यू है, तो पास्ट कंटिन्यूअस, तुरंत समझ में आ गया। इसी प्रकार जब घटना पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए, परफेक्शन को प्राप्त हो जाए, पढ़ा चुका था, खाना खा चुका हूं, और आप जिसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ठीक है, चलते हैं, राम तो खाना खा चुका होगा, यानी खाना खा चुका होगा। जब कथन में परफेक्शन प्राप्त हो जाए, वहां से आपको यह डिसाइड कर लेना है कि अब तो ये घटना पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है, यानी परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो है, तो लिखा हुआ है यार। अब परफेक्ट कब हो, जब डेट और टाइम, डेट और टाइम जब ये दिया हो, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कार्य का जारी रहना। आपको समझ आ रहा हो कार्य तो जारी है, और उस पर डेट और टाइम भी दिया है, तभी तो आप सेंस ऑफ फॉर का यूज करते हो। उस पर वर्ब में आईएनजी का भी यूज करते हो,
और डे, डेट और टाइम के पहले सिंस और फार का यूज करते हो, क्योंकि आपको जब पता है कि जो निश्चित है वहां सिंस का यूज करते हो, और जो अनिश्चित होता है, समय अनिश्चित है, डेट अनिश्चित है, टाइम निश्चित है, वहां आप फार का यूज करते। वेरी सिंपल। मुझे लगता है मैंने बड़ा बड़ा एक टर्म समझाने का आपको प्रयास किया। उसके बाद टेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चर्चा तो मैं पहले ही कर चुका हूं, वो आप तुरंत खोज लोगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि कर। इसमें हेल्पिंग वर्ब का बड़ा यूज होता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अकॉर्डिंग टू टेंस और उसके टेंस के जो 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 ये डिवीजन अपन ने पढ़े भी, इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस, परफेक्ट और कंटीन्यूअस, इसका हेल्पिंग वर्ब आप जब समझ जाओगे, समझ क्या जाओगे, समझते ही हो, आप तो पढ़ के आए हो, इंटरमीडिएट पार किए हुए बच्चे हो। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वो आप जब समझ जाओ तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, कोई समस्या की बात नहीं होती है। इसको आप दोहराइएगा, और जब आपकी इतनी तैयारी हो जाए तो कल हम लोग वॉइस पढ़ते हैं, वॉच के बारे में पढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड भी कल उपलब्ध होगा, फिर इन चीजों को दोहराएंगे और इसको समझेंगे। नरेशन भी पढ़ना है, देखते हैं समय मिलता है कि नहीं। लेकिन उसके पहले की ये चीजें आपको बहुत अच्छे से कंफर्म है, तो इनको समझने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। टेस्ट तो उसी बात का लिया जाता है जिसमें बहुत सी चीजें पहले से समाहित हो। एसक्यूआईज और एक्यूआईज जो तो बहुत आसानी से आप समझ जाओ, लेकिन उसके पहले आपको सारे टेंस जिनके बारे में मैंने चर्चा की, पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट का जेंडर, ये सब चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, तब आप बहुत अच्छे से, और उसके बाद फिर नरेशन समझने में तो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नरेशन मीन्स आपको जो सामान्य ग्रामर है वो अच्छे से कंफर्म है, और इसीलिए किसी भी कंपटीशन पे आप जाओ, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के बारे में जब भी कोई आएगा, कुछ बात पूछी जाएगी, तो इसका फोकस इन्हीं पे रहता है, क्योंकि इस पर सब सब समाहित। यहाँ अगर आप क्लियर है, टू माइंडेड नहीं है, तो क्लियर है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज और उसका ग्रामर अच्छे से आपको कंफर्म है, आप उसको समझ। लेकिन अगर आप इसको लेके आप बैठ गए तो फिर मामला गड़बड़। वॉइस के बारे में जब भी कोई चर्चा होगी तो अपन ये बोलेंगे कि वाक्य दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं। ठीक है भाई, लिखे जा सकते हैं। एक प्रकार का वाक्य होता है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट से प्रारंभ हुआ शुरू होगा, मीन्स उन वाक्यों में कार्य का संपादन भी जो हो रहा है वो कौन करेगा, सब्जेक्ट ही करेगा, मीन्स कर्ता। सेंटेंस का जो जो स्टार्ट है वो भी सब्जेक्ट से ही होगा, और उस सेंटेंस में कार्य का संपादन जो हो रहा है कौन करेगा, सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाएगा। और दूसरी प्रकार के सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें कार्य का संपादन सब्जेक्ट के द्वारा ना करके उसको किसी दूसरे से कराया जाता है। दो प्रकार के सेंटेंस,
जब इसका डेफिनेशन हम लोग अच्छी तरह से क्लियर समझ लेंगे तो फिर वो जो अपना वॉइस है उसको आप अच्छे से समझना शुरू कर दोगे और उसी आधार पर पहले बोलते हैं ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब जो ऐसा प्रकट हो, जब किसी वाक्य में सेंटेंस में जो वर्ब है वो ऐसा प्रकट हो कि उस पे सब्जेक्ट के द्वारा ही अपना कार्य किया जा रहा है, संपन्न किया जा रहा है, तो वहां एक्टिव वॉइस होता। वहां एक्टिव कौन है? सब्जेक्ट है। और इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फॉर्म बदलती है। मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि जब आप वर्ब को पढ़ेंगे तो उसकी 3 फॉर्म पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब कंटिन्यूअस में पढ़ रहे थे तो आईएनजी प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। गो, गोइंग, इज, टीचिंग। आगे समझ। तो एक्टिव वॉइस में 2 बातें समझना बस, और आपका काम हो। क्योंकि कभी भी टू माइंड होना ठीक नहीं रहता है। नहीं, वो जो भ्रम होता है वो कंपटीशन में लगभग एक ही तरह के सेंटेंस आते हैं और उसका ये कंफ्यूजन रहता है कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो पहले तो आप सीधा सीधा छोटे स्तर पर पढ़िए, उसके बाद फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपको कोई समय नहीं लगेगा और आप तुरंत समझ जाओगे। फिर सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है सेंटेंस और सब्जेक्ट के द्वारा ही उस कार्य को संपन्न किया जा रहा है। इसलिए इसकी जो वर्ब की फॉर्म होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू यूज की जाएगी। इसके बाद जो पैसिव वॉइस है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य जो संपन्न हो रहा है वो कर्ता के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न नहीं हो रहा है, ये किसी के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। ये जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। और जब ये समझ में आ जाएगा, अरे यहाँ तो सब्जेक्ट कार्य तो दोनों में संपन्न होना है, तो कंफ्यूजन नहीं। एक्टिव वॉइस में क्या रहता है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो अपने कार्य को स्वयं संपन्न करता है। इसीलिए वर्ब की जो फॉर्म है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज की जाती है। और पैसिव वॉइस में क्या है कि जो सब्जेक्ट है, करता है, वो जो भी अपने कार्य को संपन्न कर रहा है वो कैसे कर रहा है? वो स्वयं न करके उस कार्य को ऐसा प्रतीत होता है किसी के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। और इन बातों को जब हम समझ जाएंगे तो आप समझ जाओगे। आता यहाँ पर जो वर्ड की फॉर्म यूज होगी वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू यूज की। कैसे आगे समझ आपको। एक्टिव वॉइस में वर्ड की जो फॉर्म यूज की जा रही है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में जब वर्ड की फॉर्म यूज की जाएगी वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगी। इस प्रकार से आगे जब इन बातों को हम समझ लेंगे तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो नियम है तो ब्लैक बोर्ड रहेगा तो ठीक रहेगा समझाने में। ये मैं आपको कर बहुत बहुत हो गया।
यहाँ रखो, ऐसे मेरे रखो। होगा ना, इसे अपना निकाल रखो तो नहीं तो छोटी वाली मैच और रखवा दे तो ज्यादा नीचे हो जाता है। तो ये वाली कुर्सियां रख देगा, ये वाली कुर्सियां रख देगा, ऐसे कर बढ़िया है। क्यों बताओ। नहीं कहे तो कुर्सी इसको हटवा के कुर्सी लगा के दो कुर्सी लगा दे। हम तो लिखने लग गए कुर्सी में कहा भाई किनारे से कैमरा की पढ़ाई में कहा कि लिखो जा रहे दाहिने से पता हो जाते ब्लैक बोर्ड में कुर्सी रखे रखो दोनों दिया है तो आगे एग्जाम और ठीक है। काम कर बताओ ये ब्लैक बोर्ड कोई पाछे कुर्सी डालते हैं ये ढल करना मिलकर अगर गिरी का डर ना हो इस जगह पर आ जाए बस पाछे कुर्सी डर जाएगा कुर्सी मोड़ को क्या रहा तुम्हें कर पड़ जाएगा तुम्हारा जो हाँ यहाँ जाके उतार के काम करने वाला हूँ ये 2012 की है कि सब यार ये तो मेंटेन की ना मेंटेन है तब तो आवश्यकता है शुरुआत में छुट्टी भी अच्छी आई, शुरुआत में जब से आई बहुत बढ़िया मेंटेन बहुत बढ़िया आई है तो निर्माण निगम से जितना आया माल छात्रावास में भी जितना सामान आया है एकदम बिल्कुल सॉलिड पर लड़कन के आगे चले कहाँ है बहुत
बहुत सारे रिपोर्ट डाल लोअर लाट चीजें नोट बढ़िया मेंटेन हुआ है। जैसा ठीक है कपड़े सब अच्छा ही है वो कपड़े से तो चारों तरफ फैल रहा था कोई सही नहीं लाइट वाइट यहाँ जल्दी सब मुझे पंखा का बंद किया है दरवाजा भी प्लेस की आवाज बाहर से आ रही थी अब बच्चे बड़ा बच्चे कहते सर आवाज बहुत आई मैं कहा बेटा दरवाजा बंद है पंखा बंद है मैं कहा करूँ इससे जाता नहीं वो माइक था नहीं थोड़ी सरकार जी को थोड़ी आती रहेगी बाकी हमारे लिए शादी तो खाली हो गई है अच्छा ये क्लास इसमें चल रही थी क्या अभी? इसमें बंद नहीं किया नहीं, बंद नहीं।